Good morning all of you. Today we will start our 8th chapter, class 11, subject biology. आज अपने चैप्टर जो है सेल उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने 4 चैप्टर तो कंटिन्यू किए, उसके बाद अपनों ने 5th 6th 7 छोड़ दिया, सीधा मैडम 8th पे आ गई। तो आप लोगों का जो है CBSE ने लगभग 50% सिलेबस जो है वो कट कर दिया, इस वजह से जो है एक यूनिट पूरी निकाल दी आपके सिलेबस में से, ठीक है। बट पहले जो है अपने अपने जो जरूरी चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं वो कवर कर ले, अगर उसके बाद अपने पास टाइम बचा तो अपने वो वाले चैप्टर्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं अपना 8th चैप्टर जो है सेल। बेसिकली सेल जो है उसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो सेल क्या होता है। सेल बेसिकली यूनिट है अपनी लाइफ की, बेसिक यूनिट है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत पढ़ी है ना। तो कुछ इंट्रोडक्शन जो है आज अपने उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर जो है उसी के ऊपर बेस्ड है, यानी अपनी बॉडी के ऊपर बेस्ड है। सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की सेल्स या एनिमल्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो बात होती है, अगर अपने लिविंग की बात करें, जो भी जिसके अंदर भी जान होती है, तो उसके लिए अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप अपने आज सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आज जी रहे हैं, अपने पास जिंदगी है, तो उसके लिविंग अपने हैं कैसे, मतलब अपने जिंदा हैं कैसे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी कि ऐसा क्या है जो किसी भी व्यक्ति को मतलब जिसके अंदर जीवन की वजह है, यानी कि जीना किसके मतलब कि किसके ऊपर टोटली डिपेंड है, अपनी बॉडी जो है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का आंसर जो होता है वो क्या है, सेल। क्या है, सेल। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि बहुत बार रट्टे भी मारे आप लोगों ने सुनते भी आए हैं कि सेल जो होती है अपनी बॉडी की या बेसिक जो है लिविंग स्ट्रक्चर होती है, उसी को सेल बोला जाता है। अपनी जो बॉडी है उस सेल से मिलकर बनी है, यानी सेल है, सेल कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाती है आगे, टिश्यू। टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाते हैं आगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि अपनी जो बॉडी है क्लास कहाँ पे आगे खत्म होती है, ऑर्गन सिस्टम पे। यानी कि सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या हुई, सेल। जब बहुत सारी सेल यूनाइट हो जाती है तो वो क्या बनाती है मिलकर, टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज जब यूनाइट हो जाते हैं तो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और जब ऑर्गन्स बहुत सारे यूनाइट हो जाते हैं तो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर या पूरा एक सिस्टम कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जिसे ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। समझ आ गया। सो लिविंग क्या होता है, लिविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, उसकी जिंदगी जो होती है या अपनी जो बॉडी होती है वो टोटली किस पे बेस होती है, सेल पे। यानी कि सेल जो है अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो अपनी बॉडी के अंदर जान है, अपनी जिंदा है, ठीक है। तो बेसिकली सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यूज में ऑर्गन एंड ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर जो सेल है, तो सेल है तो कंप्लीटली सेल के ऊपर ही बेस्ड है। क्या क्या सेल्स में स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या ऑर्गेनेल्स या छोटे छोटे जो एलिमेंट्स वगैरह ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कितने टाइप के फाउंड होते हैं, क्या क्या मिलते हैं, ये सब चीजें जो है अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल्स जो होती हैं, एक तो होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, सिंगल सेल सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस ये तो ऐसे समझ लो कि आज के लेक्चर के अंदर आपको सारा रिकॉल करवाना है, याद करवाना है, ठीक है। सिंगल सेल और होती है, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उसको तो बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और आपने को पता है बहुत सारे मल्टीपल सेल्स से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन चीजों के बारे में आपको टोटली पता है। देखो क्या होता है, आप लोगों को इस चीज का ध्यान होगा कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर जो होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, इसके अंदर क्या होती है, सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है ना। यानी कि उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, खाना पीना, उसको हैबिटेट जो होती है, सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, जितनी भी सब एक्टिविटीज उसको जीने के लिए चाहिए वो सब एक ही सेल पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल के ऊपर डिपेंड है, जिनसे उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है चलती है, ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके लिए मल्टी सेलुलर के बारे में समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि अपने खुद
फंक्शन क्या है, उनकी बॉडी जो है वो टोटली किस ऑर्गन को क्या काम करना है, अपने अंदर बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है जैसे हार्ट, किडनीज, हार्ट का काम पता है उससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना है ना, किडनीज को पता है उनको फिल्ट्रेशन का काम करना है, और ऐसे कई एंजाइम्स अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं जिनको पता है कि उनका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो अब ये तो था कि बेसिक जो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो लिविंग जो है अपनी लिविंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि अपनी टोटल लाइफ सेल के ऊपर डिपेंड है, यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इससे कुछ आगे चलते हैं बेसिक से। अब अपने देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है वो सेल जो थी या लिविंग सेल थी उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, तो इसके लिए अपने देखते हैं जो लिविंग सेल्स थी यानी कि जो सेल है उसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, इन्होंने बताया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सेल जो है वो सबसे ज्यादा जो है अपनी बॉडी के लिए बेसिक यूनिट है, या उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि लिविंग सेल क्या होती है, लिविंग सेल क्या होती है। सो अपने को पता होना चाहिए कि सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने देखा था कि अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है वो लिविंग सेल है, उसको सबसे पहले इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, लेटर कुछ टाइम बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए। कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, क्या मिलता है, न्यूक्लियस, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। ठीक है, डिटेल के अंदर किसने बताया, ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद में इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जिसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, किसकी, माइक्रोस्कोप की, जिसके थ्रू इसके बारे में न्यूक्लियस को अंडर रखा गया, माइक्रोस्कोप की और डिटेल देखी गई इसकी कि न्यूक्लियस जो है वो क्या क्या बॉडी में या सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है, तो सेल के कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें किससे देखी गई, अपनों ने माइक्रोस्कोप से देखी और इम्प्रूवमेंट किया कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल कुछ थी वो सेल के बारे में, कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया। आगे देखते हैं अपने इसके अंदर, ये तो था सेल क्या होते हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी कि व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सब इसने बताया। आगे अपने नेक्स्ट अपने सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहला टॉपिक तो अपना था व्हाट इज लिविंग, उसके बारे में क्लियर हो गया, लिविंग क्या होता है, लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं अपने सेल थ्योरी। सबसे पहले क्या था, मैथियस शेल्डन, मैथियस शेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, शेल्डन, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया जर्मन बोटेनिस्ट थे, क्या थे, जर्मन बोटेनिस्ट। अब आप लोगों को मैंने बताया बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट का मीनिंग आपको पता है ना, यानी जो प्लांट्स के बारे में सर्च करते हैं वो तो बोटेनिस्ट होते हैं, और जूलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक्सप्लेन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे में, इनके ऊपर इन्होंने सर्च किया, अलग अलग काइंड के इन्होंने क्या किए, सेल्स के बारे में देखा। ठीक है, और कौन कौन से टिश्यूज क्या क्या काम करते हैं प्लांट्स के अंदर, इन्होंने उसके बारे में कंप्लीटली देखा। ठीक है, मैथियस शेल्डन ने तो ये काम किया। उसके बाद में आए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे कुछ टाइम के बाद में, श्वान, श्वान का नाम आपने शायद पहले भी सुना हो, श्वान आए थे। श्वान क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे, क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स के ऊपर नहीं, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर सर्च किया। किसके ऊपर, 1839 के अंदर इन्होंने प्लांट्स नहीं एनिमल्स के ऊपर सर्च किया। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे ये। आगे देखो, इन्होंने अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनकी सेल्स ली, जैसे इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज सेल्स ली, उनकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिटेल में पढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग एनिमल्स की स्ट्रक्चर और उनकी सेल्स के बारे में डिटेल में देखा। इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने अपने रिसर्च स्टार्ट की तो इन्होंने देखा कि एक सेल जो होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो वो जो आउटर मेम्ब्रेन इन्होंने देखी उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोगों ने
ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट हुई। इन्होंने देखा कि सेल वॉल जो एक स्ट्रक्चर आउटर में पाई जाती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। सेल वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल की आउटर स्ट्रक्चर है, सेल की वॉल है, इसलिए उसको सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो सेल वॉल स्ट्रक्चर थी, क्या थी? सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर माना जाने लगा हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। तो उन्होंने क्या कहा कि सेल वॉल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर माना जाने लगा। ठीक है, धीरे धीरे जब इन्होंने शॉन में और इन्होंने अदर साइंटिस्ट में मिलकर रिसर्च की तो इन्होंने एक इसको यूनिक कैरेक्टर बोल दिया कि किसी भी प्लांट का, एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या ये यूनिक कैरेक्टर है जिसके आउटर में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब क्या हुआ, शॉन ने कुछ टाइम के बाद पे इनके ऊपर एक हाइपोथेसिस बताया एनिमल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने बताया कि सेल्स जो होती हैं वो किससे कंपोज होती है, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो किससे कंपोज होते हैं? सेल वॉल से मिलकर बने होते हैं, उनके आउटर में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके बाद रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए कुछ टाइम के बाद। रुडोल्फ विर्चो किसका आया? वो 1855 के। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए, इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या बताया। 1855 के अंदर ही आया। धीरे धीरे उस टाइम पे क्या था ना कि अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, अलग अलग रिसर्च दे रहे थे, जब नई नई सेल के बारे में खोज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगा था, मेम्ब्रेन में काम क्या होता है, इन सब के बारे में फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो रुडोल्फ विर्चो जब आए तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई कि जो एक सेल होती है, जो नई सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। किससे? द सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आप लोग कहीं ना कहीं इसका मतलब भी समझ रहे होंगे, यानी कि जब भी एक नई सेल बनती है वो अपनी पहले वाली सेल से या पेरेंट सेल से ही बनती है। एग्जाम्पल लो ह्यूमन बींग्स का, आज अपने अगर अलाइव है, अपने अगर जिंदा है या अपने को बनाने वाले कौन है? अपने पेरेंट्स, है ना। यानी कि अपने एक सेल के रूप में अगर माने तो अपने को किसने पैदा किया, किसने अलाइव किया? उन्होंने पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स ने अलाइव किया, यानी कि सेल्स अराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रुडोल्फ विर्चो जो आए थे 1855 में, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में एक टर्म बताई है, अपनी लैंग्वेज में बताया था ओमनीसेलुलर ईसेलुलर, यानी कि जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ओमनीसेलुलर ईसेलुलर। ठीक है, तो जो सेल्स नहीं बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं इसके अंदर कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बारे में तो बता दिया, पर कुछ साइंटिस्ट जो इनसे पहले आए थे इन्होंने भी तो अपनी कुछ थ्योरीज दी थी ना कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन बोटेनिस्ट जूलॉजिस्ट की थ्योरी को मॉडिफाई किया। क्या किया इन्होंने? जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी उनको मॉडिफाइड फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और लास्ट में फाइनल शेप दी, यानी कि एट लास्ट उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले जो ऊपर जितने भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी उनके साथ में इन्होंने ओवरऑल अपना कंट्रीब्यूशन देके और एक शेप दी इसके रिजल्ट को। क्या कहा इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने कहा जितनी भी सेल्स है वो कंपोज होती है प्रोडक्ट ऑफ सेल से, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ किससे मिलकर बनी होती है? ये प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल जितनी भी सेल्स होती हैं वो, यानी उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो मिलकर वो क्या है? लिविंग का निर्माण करती हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये तो था कुछ पहले वाले साइंटिस्ट के बेसिस पे। इन्होंने क्या बताया था? द लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो आज सेल्स वगैरह जिंदा है वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि उनसे पहले वाली सेल से ही मिलकर बनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस इन्होंने दिए थे, या दो इंपॉर्टेंट ऐसे मान लो कंक्लूजन दिए थे इन्होंने, जिनके बेसिस पे अपने को सारी की सारी जो थ्योरी अपनों ने पढ़ी है वो क्लियर हो जाती है कि जो भी सेल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कंपोज्ड होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और द सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग
सेल। ठीक है, इसके बाद में अपने क्या है, अब अपने साइंटिस्ट के बारे में बेसिक पढ़ लिया कि उन्होंने क्या बताया था, कब कौन साइंटिस्ट आया था, किसने न्यूक्लियस के बारे में बताया, किसने सेल वॉल के बारे में। अब अपने नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं कि सेल जो होती है उसकी वॉल होती है, उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो इसके बाद अपने उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने। तो नेक्स्ट अपने जो है सेल के बारे में कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आज अपने जो है सेल जो उन्होंने उसकी आउटर स्ट्रक्चर पढ़ी, कुछ अपने उसके अंदर एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखी कि किसने उसको डिस्कवर किया, उसके बारे में अपने कुछ उसके और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्या होता है ना कि साइंटिस्ट जो आए थे अलग अलग, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी किए उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, अब वो इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो अनियन की सेल, ठीक है, अनियन की सेल और साथ में ह्यूमन चिक्स यानी कि चीक की स्ट्रक्चर जो होती है, चीक की जो सेल होती है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अनियन सेल ली, ह्यूमन चिक ली, तो इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अनियन सेल ये क्यों ली, ये क्या होती है, एक टिपिकल सेल होती है। क्या होती है, टिपिकल सेल होती है जिसके अंदर लगभग सब टाइप की जो भी अपने को ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, जो भी अपने को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो भी जिस भी टाइप के अपने स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना होता है, तो ये इसमें इजीली दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या लिया, एक टिपिकल अनियन की सेल ली, टिपिकल प्लांट सेल। उसके अंदर पता है क्या होता है, सबसे अच्छी चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके अंदर डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखती है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखती है, यानी कि सेल वॉल जो होती है इंटरनल मटेरियल से क्लियरली अलग दिखती है। यानी कि जैसे अगर ये कोई स्ट्रक्चर है तो इसकी जो स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है उनको अलग करते हुए जो आउटर मेम्ब्रेन है ना इसमें वो क्लियर दिखाई देगी, किसमें, अनियन पील में या फिर ह्यूमन चिक में। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने इनका एग्जांपल लिया, इनके प्लांट्स की जो थी वो सेल्स ली, तो डिस्टिंक्ट सेल वॉल कंप्लीटली इसमें दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ना कि ह्यूमन जो सेल या चीक सेल वॉल, अनियन का एग्जांपल लेके चलते हैं। इन्होंने जब इनकी सेल वॉल्स देखी तो इनके अंदर क्या है, कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स मिलते हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। अब आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा सेल ऑर्गेनल्स का, यानी कि जो भी सेल की स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी टाइप के अपने ऑर्गेनल्स, यानी कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब चीजें क्या होती है, सेल के अंदर पाई जाती है, तो इनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंडेड एक स्ट्रक्चर थी। क्या थी सेल के अंदर, इसमें जो क्लियरली इन्होंने देखा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर देखी, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट के अंदर जो इन्होंने मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर देखी, ऑर्गेनल्स देखी, उसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ आ गया, तो न्यूक्लियस जो होते हैं इसके अंदर वो क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट और डेलिकेट स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। अब क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी टर्म्स हैं, 2-3 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम होते हैं। आप लोग सोच रहे हो पता नहीं ये क्या काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने ऊपर डीएनए कैरी करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए कैरी करते हैं, यानी डीएनए अब आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है जीन से रिलेटेड या फिर करेक्टर से रिलेटेड, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए। सो बेसिकली उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर कुछ डेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। बट अपने को अभी इतनी डीप में नहीं जाना, अपने को इतना पता रखना है कि न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम देख लिए। अब उसके बाद में देखो सेल्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती हैं। जिन सेल्स में, यहाँ पे आप लोग ये चीज ध्यान से देखो, द सेल्स which have complete structure और membrane bounded organelles are present, यानी कि membrane bounded, membrane से साथ में उसके साथ membrane bounded organelles जो present होते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स। उन
बट ये चीज़ क्या होती है, जब प्लांट्स के अंदर सेल की मेम्ब्रेन के साथ में जो सारे ऑर्गेनिल्स मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब नाम तो आपने प्रोकैरियोटिक का भी सुना होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, द सेल्स लैक, यानी कि जिसमें कमी पाई जाती है, लैक सेल वॉल बट हैविंग ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन इट। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिसमें कोई भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। समझ आ गया? उसके अंदर क्या होता है, कोई भी बाउंडेड ऑर्गेनिल्स और सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती, उन टाइप के सेल्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसमें, प्रोकैरियोटिक। बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है इन सेल्स में, तो इनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। समझ आ गया? कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक कॉमन चीज होती है, कौन सी, इनके अंदर ना एक तो लिक्विड प्रेजेंट होता है, या बोल दो एक तो कुछ डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है इनमें, साइटोप्लाज्म, जो एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस भी इसी में प्रेजेंट होता है। अब अपन यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनिल्स देखें, कौन से, ईआर, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें किसमें प्रेजेंट होती है, सारी की सारी, और यहाँ पे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, और कौन से होती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब स्ट्रक्चर्स किसमें होती है, लिविंग स्टेट में होती है, लिविंग सेल में होती है। समझ आ गया? तो ये सब चीजें किसके लिए होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक और सेल में, ठीक है, तो ये सेल्स थी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम लोग पता चल गया, ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं होती, ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग भी नोट्स कंप्लीट करो, साथ साथ में बेसिक जो है चलता रहेगा। अगले वाले लेक्चर के अंदर अपने कुछ पॉइंट्स और करेंगे सेल के बारे में, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कुछ सेल्स देखेंगे, उनकी शेप्स देखेंगे, डायग्राम से अपने इसको क्लियर करेंगे, फिर अपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कुछ उसमें प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता। तो ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा चला